नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव पर भी मुख्य परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक प्रश्न तो उनके चुनाव की पद्धति, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर होता है, और दूसरा प्रश्न होता है जो आरएएस के एग्जाम में 2013 में पूछा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया की कमियां क्या हैं। तो कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन, आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, वो सामान्य जानकारी और समझ को चेक करने वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर भारत के जो राष्ट्रपति हैं, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, उसकी प्रक्रिया और कमियां, ये एक आपसे प्रश्न क्या है पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वह वास्तविक प्रमुख नहीं है। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका अपनाया गया वह प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष है। पहला यहां पर पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है, राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका अपनाया गया वह तरीका क्या है? अप्रत्यक्ष था। जब चुनाव का प्रत्यक्ष तरीका अपनाया जाता है तो उसमें सीधे लोग चुनाव में भागीदारी करते हैं। भारत में लोकसभा का चुनाव, इसके साथ ही विधानसभाओं के चुनाव, और लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के साथ साथ भारत में जो पंचायती राज के और नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं, खासतौर पर जो सदस्यों के चुनाव होते हैं, वो चुनाव जो होते हैं उसमें प्रत्यक्ष चुनाव का तरीका अपनाया जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव में जो जनता है वह जनता क्या करती है? भागीदारी करती है। लेकिन इसके साथ ही आप ये भी जानते होंगे, ये भी आप इस बात को भी समझते होंगे कि भारत में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह चुनाव क्या है? अप्रत्यक्ष होता है। सवाल यहां पर यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अप्रत्यक्ष क्यों अपनाया जाता है? इसके कई कारण बताए जा सकते हैं। इसमें पहला कारण यह बताया जा सकता है कि नाम मात्र का प्रधान होने के कारण राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का जो तरीका होता वह असंगत होता। मतलब यहां पर कि पहली बात यह है कि हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक प्रमुख नहीं होने के कारण प्रत्यक्ष चुनाव का जो तरीका है, जो प्रत्यक्ष चुनाव का जो तरीका है वह तरीका क्या होता? वह तरीका असंगत होता। आप रियल एग्जीक्यूटिव हेड तो राष्ट्रपति को बना नहीं रहे। भारत में वास्तविक जो कार्यपालिका प्रमुख है वह तो प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है। इसलिए नाम मात्र का प्रधान होने के कारण प्रत्यक्ष चुनाव का जो तरीका था वो मिसमैच था। दूसरी बात यह है, जहां पर भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है वहां पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, और राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, तो दलीय राजनीति से राष्ट्रपति के पद को ऊपर रखने के लिए भी प्रत्यक्ष चुनाव के तरीके के बजाय अप्रत्यक्ष चुनाव का जो तरीका था वह ज्यादा उपयुक्त था। तो यहां पर दूसरी बात यह है कि
दलीय राजनीति से, या जो हम कह सकते हैं कि जो दलगत राजनीति होती है, दलगत राजनीति से ऊपर उठने के लिए भी, ऊपर उठने के संदर्भ में भी राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का जो तरीका था, प्रत्यक्ष चुनाव का तरीका ठीक नहीं था। प्रत्यक्ष चुनाव का जो तरीका था वह तरीका क्या है, ठीक नहीं था। इसके साथ ही संसद और मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति का टकराव न हो, उससे बचने के लिए भी राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया। जिस व्यक्ति को आप पूरे देश से चुनकर लाते और उस व्यक्ति के अगर बात को न माना जाता तो उसे लगता कि उसकी जो शक्ति है, उसका जो प्रभाव है, उसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, उसके पद की जो मर्यादा है उस मर्यादा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। इसलिए यह भी कहा गया कि संसद और मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति का टकराव न हो, इसलिए भी जरूरी था कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाए। तो तीसरी बात कि संसद और मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति का टकराव न हो, इससे बचने के लिए भी राष्ट्रपति का जो चुनाव है, बचने के लिए भी अप्रत्यक्ष चुनाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव का तरीका अपनाया गया। एक और बात कही जाती है कि प्रत्यक्ष चुनाव के तरीके में समय बहुत लगता, श्रम लगता और धन भी लगता। समय, श्रम और धन की बचत की दृष्टि से भी अप्रत्यक्ष चुनाव का जो तरीका है, समय, श्रम व धन की जो बचत है, बचत की दृष्टि से भी जो अप्रत्यक्ष चुनाव का तरीका है, वह अप्रत्यक्ष चुनाव का जो तरीका है, वह तरीका ज्यादा उपयुक्त था। वह तरीका क्या था? ज्यादा उपयुक्त था। तो भारत में राष्ट्रपति संसदीय संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। भारत में केंद्रीय कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख है वह प्रधानमंत्री है और वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्रिमंडल है उसमें निहित हैं। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका भारत के संविधान सभा में जब बहस की गई तो उसको अप्रत्यक्ष रखे जाने की बात की गई। और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब यह होता है कि सीधे लोग चुनाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई एक निर्वाचन मंडल है जो चुनाव कर रहा है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक लगातार दिए गए हैं। राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात या चुनाव मंडल की बात की गई है और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके की बात की गई है। तो जो चुनाव मंडल की बात क्यों की जाएगी? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में तो हमने चुनाव मंडल की बात हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। तो जहां पर भी चुनाव अप्रत्यक्ष होगा वहां पर यह प्रश्न उठेगा
कि चुनाव में कौन जो है निर्वाचन करेगा, निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज किससे बनेगा। तो यहां पर हम लोग जो है कि चूंकि दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव चूंकि अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए राष्ट्रपति का एक इलेक्टोरल कॉलेज है, चुनाव मंडल है। और ये चुनाव मंडल जो है, इसकी जो बात है, इसकी बात या निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल जो कॉलेज है, इस इलेक्टोरल कॉलेज की जो इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसकी बात आपको अनुच्छेद 54 में मिलेगी। राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन से लोग शामिल हैं, राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन से लोग क्या है, कौन से लोग शामिल हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन से लोग शामिल नहीं हैं, ये दोनों बातें आपको बहुत क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए। और उनकी वजह भी क्या है, कौन से लोग शामिल नहीं हैं, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से लोग शामिल हैं, अगर इसकी हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में दरअसल यहां पर शामिल होने की अगर हम लोग बात करें, इसको शामिल के कॉन्टेक्स्ट में क्या है अगर हम लोग बात करें, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सांसद हैं वे शामिल हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक शामिल हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक शामिल हैं। राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में राज्यसभा के 12 मनोनीत जो सांसद होते हैं वो शामिल नहीं हैं, विधानसभाओं के मनोनीत विधायक शामिल नहीं होते हैं, और विधान परिषदों के सभी विधायक शामिल नहीं होते हैं। तो यहां पर कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो यहां सबसे पहली बात कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित विधायक हैं, ये निर्वाचित जो विधायक हैं, ये निर्वाचित विधायक इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ ही राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित विधायक हैं वो विधायक भी क्या है शामिल होते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के जो निर्वाचित विधायक हैं वो निर्वाचित विधायक भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये लोग शामिल होते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल इनसे बनता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन से ऐसे लोग हैं जो शामिल नहीं होते हैं, तो राज्यसभा के जो 12 मनोनीत जो सांसद हैं, ये मनोनीत सांसद शामिल नहीं होते। इस तरह से सांसद दो तरह के हो गए, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित तो शामिल होंगे, मनोनीत शामिल नहीं होंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि लोकसभा के लोगों के संदर्भ में मैं ये बात क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि लोकसभा में भी अगर एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में चुनकर नहीं पहुंचे हैं तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनीत होने की शक्तियां संविधान में निहित की गई हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि संविधान संशोधन करके जो लोकसभा के जो एंग्लो इंडियन सदस्य जो मनोनीत होते थे उनको समाप्त कर दिया गया। इसलिए लोकसभा के जो 2 मनोनीत सदस्य हैं उनको अब यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे।
विधानसभाओं के जो मनोनीत विधायक हैं, जो विधानसभाओं के जो मनोनीत विधायक हैं, ये मनोनीत विधायक क्या है? यह जो मनोनीत विधायक हैं, ये मनोनीत विधायक इसमें शामिल नहीं होंगे। दिल्ली और पुडुचेरी, यहां पर विधान परिषद जो होती है, आप जानते होंगे कि विधानसभाओं से अलग कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषदों के जो विधायक हैं वो सभी विधायक इसमें शामिल नहीं होंगे। यहां पर जो विधान परिषद है, विधान परिषदों के जो सभी विधायक हैं वो विधायक चाहे जितने भी राज्यों में विधान परिषद है उसमें क्या है, शामिल नहीं होंगे। ये जो पूरा जो यहां पर कॉन्सेप्शन है, आप देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा के यहां जो जस्ट मिनट निर्वाचित जो सांसद हैं, निर्वाचित जो सांसद हैं, ये सांसद क्या है, शामिल होंगे। लेकिन कौन शामिल नहीं होगा? मनोनीत सांसद शामिल नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखना है। मनोनीत विधायक भी शामिल नहीं होंगे। और मनोनीत जो सांसद और विधायक हैं वो उनके जनप्रतिनिधित्व का जो तत्व है वो होता नहीं है, और चुनाव में जनप्रतिनिधित्व का तत्व शामिल होना क्या है, बहुत जरूरी है। इसलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव मंडल है, यह चुनाव मंडल भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में यह बात सुस्पष्ट तरीके से कही गई है। और चुनाव मंडल की बात हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अप्रत्यक्ष तरीके से क्या होता है, चुनाव क्या होता है। अब यहां पर इसके साथ ही राष्ट्रपति के जो चुनाव मंडल के अलावा राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है, उस चुनाव की पद्धति के संदर्भ में कुछ बातें यहां पर और करेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के संदर्भ में क्या है, हम लोग बातें करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में गैर गंभीर प्रत्याशियों को जो केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में उतर जाते हैं, उनको रोकने के लिए क्रमशः जो नियम थे वो कठोर बनाए गए। और एक बहुत पहले एक व्यक्ति हुआ करते थे, धरती पकड़ सिंह, तो जब भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता था वो उसमें खड़े हो जाते थे। दरअसल पहले राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए जो प्रस्तावक और जो अनुमोदक होते थे उनकी संख्या कम होती थी, तो वो रिक्वेस्ट कर लेते थे लोगों से कि अरे मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूं, बस आप केवल हमारा प्रस्ताव कर दीजिएगा। कई बार ऐसा भी होता था कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले लोग कुछ ऐसे भी थे जिनको अपने प्रस्तावकों और अनुमोदकों का ही मत प्राप्त नहीं हुआ। तो राष्ट्रपति के चुनाव में गैर गंभीर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जो राष्ट्र प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, इस चुनाव की प्रक्रिया में यहां पर उनकी संख्या बढ़ाई गई। इसमें पहली चीज यहां पर यह है कि आज जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 जो अनुमोदक हैं, इन अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, ये संसद सदस्य और विधायक ही हो सकते हैं। आप किसी को राष्ट्रपति के चुनाव में कि भाई हम प्रस्ताव करते हैं कि कुलदीप जी जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, अगर मान लीजिए किसी ने प्रस्ताव कर दिया तो ऐसा नहीं कि कुलदीप जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लगेंगे। यहां पर प्रस्तावक और अनुमोदक जो होने चाहिए वे संसद सदस्य और विधायक क्या होने चाहिए। और आज के समय में 50 सांसदों और 50 विधायकों को जो जुटाने की बात है वो हंसी खेल नहीं है। बहुत से छोटे राजनीतिक दलों के पास तो इतनी संख्या ही नहीं होती। राष्ट्रपति के चुनाव में जो जमानत राशि थी, देखिए कई बार आदमी सोचता है कि हल्का फुल्का कोई काम कर रहा हूं, अगर इसमें पैसे का कोई नुकसान नहीं है तो कर लेता हूं। लेकिन जब कोई आर्थिक दबाव पड़ता है तो व्यक्ति सोचता है कि अरे क्या करना है, इससे बहुत अननेसेसरी एक इकोनॉमिक प्रेशर आ जाएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति का जो चुनाव है
इस चुनाव के संदर्भ में यहां पर क्या है कि 15,000 रुपए की जो जमानत राशि है वह तय की गई है। और आप जानते हैं कि एक निश्चित प्रतिशत में मत अगर प्राप्त नहीं होता है तो ये जमानत राशि वापस लौटाई नहीं जाती है। तो 15,000 रुपए की जो जमानत राशि है वह जमानत राशि क्या है, तय की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 55 ये कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक ऐसा तरीका अपनाया जाएगा जिससे प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता बनी रहे। मतलब को आप समझिए कि प्रतिनिधित्व के मापमान में जो मापमान है उसमें एक रूपता कैसे बनी रहेगी, तो इसमें एक रूपता ऐसे बनी रहेगी कि सांसदों और विधायकों, केंद्र और राज्य और आपस में राज्यों के बीच में जो मत हैं वो मत क्या है, मत का जो भारांश हो, जो मूल्य हो वो बराबर हो। इसको आप सिंपल उदाहरण से समझिए कि जब हम लोकसभा के चुनाव में शामिल होते हैं या विधानसभा के चुनाव में शामिल होते हैं तो एक व्यक्ति एक मत देता है और एक मत का एक ही मूल्य होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में एक सांसद एक मत देगा, एक विधायक किसी विधानसभा का वह एक मत तो देगा लेकिन मत मूल्य उसका एक नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतों का मूल्य होता है वो बराबर नहीं होता है। क्यों बराबर नहीं होता है, मतलब सिंपली आप समझें कि जब हम लोग चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव देश में कई तरह के होते हैं, कई चुनाव होते हैं। जैसे अगर मैं लोकसभा के चुनाव की बात करूं, अगर मैं राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव की बात करूं और अगर मैं यहां पर पंचायतों या नगर पालिकाओं के चुनाव की बात करूं तो यहां पर मत डालने वाले नगर पालिकाओं के चुनाव की बात करूं तो यहां पर क्या है, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति एक मत देगा और एक मत का मूल्य भी क्या होगा, एक होगा। बहुत सिंपल है, तो यहां पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हर व्यक्ति क्या है, बराबर है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। आप या दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर हैं, कोई पीएचडी हैं, कोई मुकेश अंबानी हैं, अडानी हैं, चाहे कितने भी अमीर हो, चाहे कितने भी गरीब हो, हर व्यक्ति के मत का मूल्य क्या होगा, एक होगा। लोकतंत्र जो है वह इस राजनीतिक समानता के विचार पर आधारित है। तो एक व्यक्ति एक मत और एक मूल्य। लेकिन जब आप राष्ट्रपति के चुनाव को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव की खास बात क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव की खास बात यह है कि जो एक व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति सांसद होगा या वह व्यक्ति विधायक होगा। तो एक व्यक्ति जो सांसद और विधायक है वो एक मत तो देगा लेकिन उसका मूल्य बराबर नहीं होगा। वह एक, उसका जो मूल्य है वह मूल्य बराबर नहीं होगा। एक व्यक्ति एक मत और भिन्न भिन्न मूल्य। अब ये यहां पर है कि भाई लोग जो हैं उनके मूल्य, मत मूल्यों में भिन्नता क्यों अपनाई गई? अनुच्छेद 55 की उस बात के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि भाई प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता बनी रहे। इसलिए संसद और राज्यों के बीच में, संसद के जो प्रतिनिधि हैं और राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं और राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, और राज्यों में आपस में प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता और समतुल्यता क्या है, बनी रहे। तो कई बार हम डिफरेंट वैल्यू इसलिए देते हैं ताकि इक्वलिटी स्टैब्लिश हो सके। इसलिए यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव की जो सबसे पेचीदगी वाली बात है, वह पेचीदगी वाली बात यही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक व्यक्ति एक मत तो देता है
लेकिन उसका मत मूल्य क्या होता है, अलग होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता बनी रहे, समतुल्यता बनी रहे। प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता और समतुल्यता की जो बात है वह किसके संदर्भ में है? तो आप यहां पर यह कहेंगे कि यह संदर्भ है संसद और राज्यों के बीच का और राज्यों के आपस के बीच का। तो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में यह बात आप बताएंगे। फिर आप यहां पर कि अगर एक व्यक्ति का एक मत जो है वह है लेकिन उसका मत मूल्य अलग अलग है, तो यहां पर यह सवाल उठेगा कि फिर मत मूल्य को कैसे हम निकालेंगे? तो अब एक विधायक के मत मूल्य को कैसे निकाला जाता है? विधायक को जब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो विधायक के मत मूल्य को जनसंख्या और संख्या के द्वारा क्या है निकाला जाता है। एक राज्य की जनसंख्या अलग हो सकती है, कुछ राज्य छोटे हैं, कुछ राज्य बड़े हैं। तो एक विधायक अगर मान लीजिए कि 4 लाख की आबादी वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी स्थिति में वह ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसके वोट का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इसलिए यहां पर है कि विधायक का जो मत मूल्य है वह जनसंख्या बाई संख्या विधायकों की संख्या गुणे 1000 के द्वारा क्या है निकाला जाएगा। यहां पर जनसंख्या से क्या आशय है? जनसंख्या यहां पर राज्य की जनसंख्या है। ये क्या है? अगर मैं इसको यहां पर स्टार लगा दूं तो यह क्या है? यह राज्य की क्या है? जनसंख्या है। स्टेट की क्या है? पॉपुलेशन है। राज्य की जनसंख्या है। और इसके साथ ही यहां पर जो संख्या है, जो पॉपुलेशन यहां पर पॉपुलेशन है, इसमें संख्या यहां पर किसकी है? यह विधायकों की संख्या है कि एक राज्य में विधायकों की संख्या क्या होगी। इससे क्या है? विधायकों का जो मत मूल्य है, विधायक का जो मत मूल्य है, यह विधायक का जो मत मूल्य है वह क्या है निकलेगा। और इसलिए बच्चों यहां पर जो है क्या है भाई मामला? यहां पर बच्चों ये मामला है कि ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि एक विधायक का मत मूल्य जो है वह संख्या गुणे 1000 के आधार पर देखा जाएगा। इसके साथ ही एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकलेगा भाई? सांसद का जो मत मूल्य है यह जो है जितने भी कुल मत हैं, मतलब सभी राज्यों के जितने भी विधायक हैं उन विधायकों के कुल मतों को आप जोड़ लीजिए और कुल मतों को जोड़ने के बाद आप सांसदों के मतों से उसे क्या कर दीजिए? सांसदों की संख्या से उसे क्या है? भाग दे दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे, सांसदों की संख्या से जैसे ही भाग देंगे वैसे ही आपको क्या है? सांसदों का जो मत मूल्य है वह मत मूल्य क्या है? वह क्या है? निकल जाएगा। यह है सांसदों का मत मूल्य। इस तरीके को क्यों अपनाया गया? मैंने पहले ही बताया कि प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता और समतुल्यता को बनाए रखने के लिए तरीका अपनाया गया। अब यहां पर यह तो हुआ मतों को गणना, मत का जो वैल्यू है, लेकिन राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी में वही प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाएगा जिसको एक निश्चित कोटा प्राप्त होगा। और यह निश्चित कोटा क्या है? तो यहां पर क्या है कि राष्ट्रपति के लिए जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का निश्चित कोटा क्या है? निश्चित कोटा है यह कुल वैध मत, कुल वैलिड जो वोट हैं उसको 2 से भाग दीजिए और 1 जोड़ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर विराजमान होना चाहता है तो उसे कुल वैध मतों का
वैध मतों को भाग देने से उसमें एक जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसके आधार पर क्या है, वह अपने पद पर नियुक्त किया जाएगा। संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव की जो प्रणाली है वह संविधान के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। एकल संक्रमणीय व्यवस्था के आधार पर क्या है, यहां पर क्या है, इस प्रणाली को लागू किया गया है। तो यहां पर क्या है कि जो चुनाव प्रणाली है, इस चुनाव प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो चुनाव प्रणाली प्रमुख तौर पर 3 प्रकार की होती है। एक होती है बहुलवादी चुनाव प्रणाली, दूसरी होती है बहुमत आधारित चुनाव प्रणाली और तीसरी होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व आधारित चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणाली में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आप सीट स्थान किसको देंगे। बहुलवादी चुनाव प्रणाली यह कहती है कि जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करेगा उसको देंगे, इसीलिए इसको जो है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। जैसे जब फुटबॉल का मैच होता है तो फुटबॉल के मैच में यह हो सकता है कि कोई टीम जो है दूसरे टीम पर लगातार धावा बोलती रही हो और इसके बावजूद वो गोल न कर पाए, और कोई टीम दूसरी टीम पर एक बार ही क्या है अभियान चलाए और उसने एक गोल कर दिया हो, तो खेल तो खेला दूसरी टीम ने ज्यादा अच्छा, लेकिन जीत जो हासिल हुई उसको हुई जिसने गोल किया। तो जो आगे है वही विजयी है। तो जो सबसे ज्यादा अधिक मत प्राप्त करता है वह विजयी होगा। बहुमत वाली प्रणाली में जो आधे से अधिक प्राप्त करता है वो विजयी होगा। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतों के अनुपात में जो स्थान है वो स्थान कह दिए जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 यह कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। इसको भारत का संविधान बहुलवादी चुनाव प्रणाली या बहुमत प्रणाली नहीं कहता है। इतना ही नहीं, अब एक सवाल उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निश्चित कोटा प्राप्त करने पर ही किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यहां पर सपोज कीजिए कि किसी भी व्यक्ति को वो निश्चित कोटा नहीं प्राप्त हुआ, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों के ट्रांसफर वाली व्यवस्था भी अपनाई गई है और इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफर वोटिंग, एसटीबी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव न तो बहुलवादी प्रणाली से होता है संविधान के अनुसार, न ही बहुमत वाली प्रणाली से होता है, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्यों होता है? क्योंकि इसमें सांसदों और विधायकों के मतों के अनुपात में जिसको ज्यादा जिसको ज्यादा मत मूल्य प्राप्त होगा वही क्या है विजयी होगा। तो और इसके साथ ही अगर मान लें कि राष्ट्रपति के चुनाव में निश्चित कोटा प्राप्त करने वाला कोई प्रत्याशी न आ पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? 2 ऑप्शन है, दोबारा चुनाव कराएं या कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं जिसमें वोटों को क्या है, वोटों के आधार पर कई दौर की जो मतगणना है उसके आधार पर राष्ट्रपति के पद पर किसी व्यक्ति को निर्वाचित घोषित करें। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव होने के समय ही एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जो सांसद और विधायक चुनाव में भाग लेते हैं उनकी पसंद या उनकी वरीयताओं को भी मांगा जाता है और वे किसी एक को वोट देने के बाद भी अपने पसंद या वरीयताओं को बताते हैं। चूंकि वे पसंद या वरीयताओं को बताते हैं तो उनकी पहली पसंद कौन है, मतलब
दूसरी पसंद कौन है, उनकी दूसरी पसंद कौन है, ये भी वो बताएंगे। यदि राष्ट्रपति के चुनाव के मतगणना के पहले दौर में किसी भी प्रत्याशी को, उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है, अगर निश्चित कोटा प्राप्त हो गया तो विजयी घोषित हो गया, अगर निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो दूसरे दौर की मतगणना कराई जाती है। इसमें सबसे कम मत प्राप्त प्रत्याशी के दूसरी वरीयता के जो मत होते हैं उसको क्या है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है, और इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। दूसरी वरीयता, जैसे मान लीजिए कि आप बाजार गए और बाजार में आपको कहा गया कि मिल्टन का एक बोतल लेके, एक थर्मल बॉटल लेकर आना। मिल्टन का नहीं मिला तो घर वालों ने कहा था कि सेलो का लेकर आना, आप सेलो का लेकर आ गए। यहां पर क्या है कि इसी तरह से अगर आपने किसी को वोट दिया, पहली वरीयता का व्यक्ति नहीं जीत पाया, तो आपकी दूसरी वरीयता के आधार पर उसको वोट क्या है, ट्रांसफर कर दिया जाए। और जो सबसे कम मत प्राप्त प्रत्याशी है वो विजयी तो हो नहीं पाएगा, इसलिए उसके दूसरी वरीयता के वोट उसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जिसको वो वोट दिया गया होता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली को मतों और वोटों के अनुपात के मत देने वाले और जो स्थान होगा उसके अनुपात के आधार पर निर्धारित होने की वजह से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा गया है। और अगर पहले दौर की मतगणना पर किसी भी प्रत्याशी को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो दूसरे दौर की मतगणना कराकर उसे निश्चित कोटा दिए जाने की बात क्या सोची जाएगी। इस तरह की व्यवस्था को अपनाए जाने की वजह से इसको सिंगल ट्रांसफर वोटिंग कहते हैं। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली की जो खास बात है वह बात है। अब यहां पर है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद या शंका की जांच हाई कोर्ट में कभी भी नहीं जाएगी, वह हमेशा क्या होगी, वह हमेशा सुप्रीम कोर्ट में ही जाती है। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में बात हो गई। अब यहां पर एक सवाल अक्सर उठाया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कुछ कमियां हैं, वो कमियां क्या हैं और उन कमियों का प्रभाव क्या पड़ता है, इसको हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में मैंने सबसे पहले आपको यह बताया कि भारत का राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख न होकर संवैधानिक प्रमुख है और इसलिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष चुनाव का तरीका अपनाया गया। जहां पर भी अप्रत्यक्ष चुनाव का तरीका अपनाया जाता है वहां सदैव एक निर्वाचन मंडल होता है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति का भी चुनाव जो होता है उसमें एक निर्वाचन मंडल होता है। सवाल उठता है कि उसमें निर्वाचन मंडल किससे बनता है, तो मैंने आपको बताया कि वह निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित ऐसे विधायक जो विधानसभा के सदस्य हैं उनसे बनता है और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों से भी बनता है। भविष्य में जम्मू कश्मीर में जो नए प्रावधान किए गए हैं तो जम्मू कश्मीर में जिस दिन भी विधानसभा बन जाएगी, उस विधानसभा के विधायक भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो तरीका है उस तरीके में आपको बताया गया कि गैर गंभीर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए अनुमोदकों और प्रस्तावकों की संख्या को बढ़ाकर 50-50 कर दिया गया है। जमानत राशि 15,000 कर दी गई है और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है उसमें एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य का सिंपल फार्मूला, सरल फार्मूला नहीं अपनाया जाता है। उसका कारण यह है कि सभी राज्यों के बीच में आपस में और राज्यों और संसद के बीच में जो प्रतिनिधित्व होता है उस प्रतिनिधित्व में सांसद और विधायक के मत समान हो, उनका मत मूल्य समान हो, उनके मापमान में एक रूपता हो, समतुल्यता हो। इसके लिए एक मत एक मूल्य का सिद्धांत नहीं अपनाया गया। एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य के बजाय सांसद और विधायक का जो मत मूल्य है वह अलग अलग होता है। विधायकों का जो मत मूल्य है वह जनसंख्या और संख्या के संदर्भ में निकाला जाता है और सांसदों का जो मत मूल्य है वह सभी विधायकों के मतों को जोड़ने के बाद जो कुल मत आते हैं उससे संसद सदस्यों की संख्या को भाग दे दिया जाता है, उससे सांसदों का मत मूल्य निकलता है। भारत के राष्ट्रपति में केवल राष्ट्रपति के चुनाव में
केवल एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य के फार्मूले को ही नहीं छोड़ा गया है या फार्मूले से बाहर ही नहीं गया गया है, बल्कि कुछ और भी बातें हैं। और वो बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसको कुल वैध मतों को 2 से भाग देने पर और उसमें 1 जोड़ने से जो एक निश्चित कोटा होता वो कोटा हासिल हो जाए। अगर किसी व्यक्ति को मतगणना के पहले दौर में निश्चित कोटा प्राप्त हो जाता है तो विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को मतगणना के पहले दौर में निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति विजयी घोषित नहीं होगा। दूसरे दौर की मतगणना होगी, उस मतगणना में जो वोट हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं। वोट उन्हीं के ट्रांसफर किए जाते हैं जिनके जीतने की कोई संभावना न हो। इसलिए सबसे कम मत प्राप्त प्रत्याशी, जिसके जीतने की बिल्कुल संभावना नहीं होती है, उसके दूसरी वरीयता के मत उस प्रत्याशी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जिसको सांसदों और विधायकों रूपी मतदाता ने जिसको वोट दिया है। और इसलिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद की जांच और कोई शंका होती है तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट उसको नहीं सुन सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित किसी भी विवाद को केवल और केवल भारत का सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में आपको यह भी बात जाननी होगी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई अलग से विशिष्ट योग्यता की बात उस भारत के संविधान में नहीं कही गई है। भारत के संविधान में सिर्फ एक उम्र की योग्यता है कि जिंदगी के 35 जो वसंत हैं उन वसंत को आदमी काट चुका हो, 35 वर्ष की अवस्था हो, भारत का नागरिक हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है रखता हो। इसके साथ ही शर्त ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो जिस दिन कोई व्यक्ति निर्वाचित होगा उस दिन अगर वो लोकसभा, राज्यसभा या किसी राज्यसभा का सदस्य, किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य है तो उस दिन ये माना जाएगा कि उसने ये पद क्या है छोड़ दिया है। और राष्ट्रपति के चुनाव में ये भी शर्त लगाई गई है कि व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और लाभ का जो पद है उस पद को केवल ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल का पद है, मंत्री का पद है, वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लाभ के पद की परिभाषा नहीं है। अब एक बहुत बड़ा, बहुत अहम सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया की कमियां क्या है। तो 5 चीजें कही जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया की कमियां जो हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, इस निर्वाचन प्रक्रिया की जो कमियां हैं, इन कमियों को अगर हम लोग देखें तो देखिए, पहली कमी तो ये है कि राष्ट्रपति चुनाव भारत में केवल औपचारिकता भर रह गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव केवल औपचारिकता होते हैं, यह है। दूसरी बात है कि दलगत राजनीति से ऊपर का पद यह नहीं रह गया है। दलगत राजनीति से ऊपर का पद नहीं रह गया है। यह दलगत राजनीति से संबद्धता का पद है। तीसरी बात यहां पर है कि इसमें गुप्त मतदान के बजाय व्हिप मतदान क्या है होने लगा है। गुप्त मतदान के बजाय व्हिप मतदान होने लगा है। चौथी बात यहां पर यह है कि यह सही मायने में
सही मायने में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है। और राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति है, राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति है, वह चुनाव पद्धति जटिल, दुर्बोध और पेचीदा पद्धति कही जाती है। जटिल, दुर्बोध एवं पेचीदा पद्धति क्या है कही जाती है। इसको क्रमशः क्या देखते हैं, पहले यहां पर देखें पहला पॉइंट कि भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव हैं वो केवल औपचारिकता भर होते हैं। पहले से ये पता लग जाता है, अंदाजा लग जाता है कि सत्तारूढ़ दल जिसको पसंद करते हैं वही व्यक्ति क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। तो पहली चीज यहां पर यह है कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है वह केवल औपचारिकता होते हैं, केवल औपचारिकता होते हैं। ये इस प्रणाली की एक बहुत बड़ी क्या है, एक बहुत बड़ी क्या है कमी है। दरअसल आप ऐसे समझ सकते हैं कि सत्तारूढ़ दल का जो उम्मीदवार होता है, सत्तारूढ़ दल जिसको नामजद करता है, वही व्यक्ति क्या है राष्ट्रपति बन जाता है। चूंकि संसद सदस्यों के बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति का पद, उसके पद पर नियुक्ति होने की जो प्रक्रिया होती है वो ज्यादा प्रभावित होती है। इसलिए अक्सर ये बात कई चुनावों से देखी जा रही है कि सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार ही भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। इससे संगठक जो राज्य हैं, उन राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधित्व इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पाता है। इसमें केवल और केवल 1969 के इलेक्शन को अगर हम छोड़ दें तो यह स्थिति आमतौर पर भारत में दिखाई पड़ती है। और इसका कुल मिलाकर प्रभाव क्या हुआ, इससे सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधि जो है वही क्या है राष्ट्रपति बनता है। समूचे राष्ट्र का वो निर्वाचित प्रतिनिधि कम रह जाता है। हम यहां पर यह कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की एक सबसे बड़ी कमी यहां पर यह उजागर हुई है कि भारत का राष्ट्रपति सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधि अधिक हो जाता है, वह समूचे राष्ट्र का निर्वाचित प्रतिनिधि कम हो जाता है। और जो संघ है, संघ में जो फेडरेटिंग यूनिट्स है, जो फेडरल स्टेट की जो संकल्पना है, उसमें राज्यों की वाणी की जो मुखरता है वह मुखरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की एक बहुत बड़ी कमी है। फखरुद्दीन अली अहमद साहब, ज्ञानी जैल सिंह, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी और रामनाथ कोविंद भारत में इसलिए राष्ट्रपति बने, ये तल्ख सच्चाई है। इसको पार्टी के संदर्भ में नहीं देखना है कि बीजेपी कांग्रेस, इसके संदर्भ में नहीं देखना है। ये तल्ख सच्चाई है कि ये लोग राष्ट्रपति इसलिए बने क्योंकि ये सत्तारूढ़ दल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री की पसंद थे। फखरुद्दीन अली अहमद साहब, अगर उनका पहले का आप देखेंगे तो वो एक ऐसे कंटेस्टेंट के रूप में थे कि अगर वो इंदिरा गांधी की पसंद नहीं होते तो शायद नहीं बनते। ज्ञानी जैल सिंह के संदर्भ में भी हम ये बात कह सकते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं, रामनाथ कोविंद के संदर्भ में भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव जो है वह औपचारिकता भर रह गया है। दूसरी बात यह कही जाती है कि राष्ट्रपति का पद, आदर्श स्थिति तो यह है कि वह दलीय राजनीति से ऊपर का पद होना चाहिए, लेकिन वह दलगत राजनीति में संलिप्त पद बनकर रह गया है। सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार होने से दरअसल सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि प्रधानमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए, और प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र होने की जो योग्यता है वो उसे दलीय राजनीति के एक निष्ठावान व्यक्ति के रूप में करती है। राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले व्यक्ति आजकल कोई स्टेट्समैन हो, राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात विद्वान हो, ऐसी बातें आपको बहुत ही कम दिखेंगी।
राष्ट्रपति पद पर पहुंचने के लिए हम आजकल मांग क्या करने लगे हैं कि अनुसूचित जाति का हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो। तो हमने चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। पार्टी पॉलिटिक्स से हमने हर चीज को देखना शुरू किया और हर जगह हमने प्रतिनिधित्व की बात, हर जगह हमने भागीदारी की बात। दरअसल हम इस गलत तर्क और निष्कर्ष पर पहुंच गए कि किसी समूह विशेष का होने के नाते वह उस समूह विशेष के हितों को सुरक्षित कर पाएगा। एक महिला होने के नाते प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की महिला राष्ट्रपति थी, लेकिन क्या महिला होने के नाते उन्होंने महिलाओं के लिए कोई ऐसा विशेष कार्य कर दिया? नहीं। इसी तरह से यह इतिहास लिखा जाएगा कि रामनाथ कोविंद जी अनुसूचित जाति के भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन क्या वे अनुसूचित जाति का होने के नाते उन्होंने अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण के लिए कोई विशेष प्रयास कर दिया? इससे केवल और केवल क्या है, हमारी चीजों का तुष्टीकरण होता है और हमने राष्ट्रपति के पद को क्या है, एक पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स का पद क्या है बनाकर रख दिया। और इसके पीछे एक लंबी कहानी है। यहां पर नेक्स्ट जो बात है वह बात यहां पर यह है कि अनुसूचित जाति, महिला, इन सब के अलावा अगर हम यहां पर देखें तो दलीय राजनीति जो है, जो दलीय राजनीति का जो वास्तव में कॉन्सेप्ट है, वह कॉन्सेप्ट दरअसल, और इसके संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि जो दलीय राजनीति का जो कीड़ा है वह दरअसल हमें केवल और केवल इस रूप में नहीं आता कि हम किसी खास धर्म, हम किसी लिंग, हम जाति वगैरह की बात करने लगे हैं। इसमें सबसे जो बड़ी कमी है वो ये है कि हम ये खोजने लगे हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के खोज का पहला मानदंड धर्म है, जाति है, लिंग है। ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति पद पर बैठने वाला व्यक्ति स्टेट्समैन होना चाहिए। राष्ट्रपति पद पर बैठने वाला व्यक्ति जो है वह राष्ट्र के जितने भी राष्ट्र में शामिल जो समुदाय हैं, जो समूह हैं, उनकी इच्छाओं को व्यक्त करने वाला, उनके एस्पिरेशंस को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। लेकिन चुनाव में जब हम राष्ट्रपति के चुनाव में धर्म, जाति, लिंग आदि को आधार बनाते हैं तो इससे राष्ट्रपति पद का राजनीतिकरण होता है। दरअसल जून 1992 की गर्मियों की बात है। रायसीना पहाड़ियों में एक किस्सा क्या है घटित हुआ। राष्ट्रपति आर वेंकटरमण से मिलने के लिए 100 से अधिक SC व ST सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन पहुंचा। आर वेंकटरमण ने इस डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया। वेंकटरमण का कहना था कि 100 से ज्यादा लोगों को आने की जरूरत क्या है, एक छोटा प्रतिनिधिमंडल भी आपके मकसद को पूरा कर सकता है। आपकी बात अगर मुझ तक पहुंचनी है तो बात वैसे भी पहुंच जाएगी। लेकिन उस घटना के बाद SC ST फोरम ने एक रेजोल्यूशन पारित किया कि भारत का अगला राष्ट्रपति SC ST से होना चाहिए और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इसको, राष्ट्रपति पद को सामाजिक न्याय के तकाजे से जोड़ दिया। उन्होंने SC ST उम्मीदवार का समर्थन किया। यह देश में राष्ट्रपति पद के होने वाले मोनोपर्पस पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स के द्वारा राष्ट्रपति पद के राजनीतिकरण की एक वानगी है। तो राष्ट्रपति पद का जो राजनीतिकरण हुआ, वो राजनीतिकरण कैसे इस पद की गरिमा को कैसे प्रभावित करता है, इस बात को भी आप समझ रहे हैं। और राष्ट्रपति पद का राजनीतिकरण इसीलिए हो पाया क्योंकि वह सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधि मात्र क्या बनकर रह गया और वह दलीय राजनीति से पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है हमारी क्या हो गई, प्रभावित हो गई। क्यों दलीय राजनीति से प्रभावित हो गई? क्योंकि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो केंद्र में शासन करती है वही ये डिटरमाइन और डिसाइड करती है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होगा। और अगर हम यहां पर देखें तो ये राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की क्या है, राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है उस चुनाव प्रक्रिया की क्या है, यह क्या है, कमी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये कमी जो है, ये कमी एक तीसरे रूप में भी आती है। मैंने आपसे कहा कि पहली कमी तो यह है कि राष्ट्रपति चुनाव केवल औपचारिकता होते हैं। दूसरी इस कमी यह है कि दलगत राजनीति का विषय हो गया। तीसरी बात है कि हम वोटिंग में संवैधानिक रूप से जो बात है उस बात को नकारने लगे हैं।
आखिर आप सोच कर देखें कि किसी भी चुनाव में गुप्त मतदान की व्यवस्था क्यों बनाई जाती है। गुप्त मतदान की व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अंतःकरण के आधार पर, आप अपने अंतःकरण के आधार पर स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर, बिना किसी दबाव के, अपने विवेक के अनुसार वोटिंग कर सकें। लेकिन राष्ट्रपति पद की व्यवस्था में धीरे धीरे सेक्रेट बैलेट के बजाय विप वोटिंग क्या आ गई, और ये राष्ट्रपति पद के जो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की एक बहुत बड़ी कमी क्या है बन गई। आप इसको आप देखिए कि कैसे ये क्या है कमी बन गई। हम चाहते क्या थे, हम व्यवस्था क्या कर रहे थे। हमने तो सेक्रेट बैलेट की व्यवस्था की थी ना संविधान में, हमने तो गुप्त मतदान की व्यवस्था की थी ना। और अगर हमने सेक्रेट बैलेट की व्यवस्था की थी तो इस सेक्रेट बैलेट की व्यवस्था को दरअसल किसने जो है ये व्हिप बैलेट में बदल दिया। व्हिप आप जारी करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, सांसद और विधायक जो है वो भेड़ और बकरी हो गए हैं। राजनीतिक दलों के पीछे, राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर चलने वाले भेड़ और बकरी हो गए हैं। यहां पर सेक्रेट बैलेट में कॉन्सस वोटिंग क्या होती है, ये कॉन्सस वोटिंग की संभावना होती है, व्हिप बैलेट में नहीं होती है। और एक और बात है कि राष्ट्रपति को क्या सोचकर हमें मत देना चाहिए। राष्ट्रपति पद पर बैठने वाला व्यक्ति बेस्ट फॉर द कंट्री हो कि बेस्ट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी हो कि बेस्ट फॉर द पॉलिटिकल लीडर हो, दरअसल यहां पर यह भी है। तो हमने इस चुनाव व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमने सेक्रेट बैलेट को त्याग कर व्हिप बैलेट की क्या है बात की। और एक और बात यहां पर है कि राष्ट्रपति पद जो है, तो राष्ट्रपति पद में क्या सोचकर हमें चुनाव करना चाहिए। हमें राष्ट्रपति पद पर यह सोचना चाहिए, इस बात को हमें सोचना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति देश के लिए सर्वोत्तम है। हम क्या सोचते हैं, कौन सा व्यक्ति राजनीतिक दल के लिए सर्वोत्तम, देश के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति। जरूरी तो नहीं कि वो राजनीतिक दल के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति हो। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के उदाहरण को अगर हम छोड़ दें, शुरुआत के हम राधाकृष्णन के उदाहरण को छोड़ दें, तो वहां पर हमेशा यह देखा गया कि भाई देश के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति के बजाय हमने राजनीतिक दल के लिए जो उपयुक्त व्यक्ति है उस उपयुक्त व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर आसीन करना चाहा। और इसके साथ ही हम कई बार जो चुनाव में जो राजनीतिक जो नेता होते हैं, उन राजनीतिक नेताओं के हिसाब से कौन व्यक्ति है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या इस तरह के, हम लोग इसमें आपत्ति आप दर्ज कर सकते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम मैं ले रहा हूं, लेकिन रामनाथ कोविंद जी भी, वो कोई बड़े स्टेट्समैन तो ऐसे नहीं रहे। इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एक मुद्दा है, यह मुद्दा भी बहुत प्रमुख है। इसके साथ ही आप ये पाएंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह सर्वसम्मति से हो, इस पद को दलीय राजनीति से ऊपर रखा जाए। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में बहुमत प्राप्त व्यक्ति हो, राजनीतिक दल इसके लिए प्रयास नहीं करते, वो अपने गुणा गणित समीकरणों के आधार पर काम करते हैं। ये भी इस व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी है, जो मैंने आपको बताया कि यहां पर जो कमियां हैं कि सही मायने में अब ये क्या है कि ये इसके लिए काम ही नहीं करते। इसके साथ ही कुछ विद्वानों का यह मानना है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली अपनाई गई है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहना गलत है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हमेशा जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनको मल्टी मेंबर बहुसदस्यीय होना जरूरी है, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति ही केवल आ रहा है। जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है उसमें हम वोटों के अनुपात में सीटें देते हैं। तो आप इसको उदाहरण से समझिए कि अगर मान लीजिए किसी राजनीतिक दल को किसी देश की विधायिका में 20% मत मिले तो उसके 20% जो है स्थान क्या होंगे, तो 20% स्थान कैसे होंगे, तो 20% जो लिस्ट वो भेजेंगे उसमें से 20% मतलब 20% के बराबर जो संख्या आएगी, चाहे 120 की संख्या 140 की संख्या है, उनको क्या है इलेक्ट किया जाएगा।
इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सही मायने में वही होती है जहां पर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक व्यक्ति, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्तियों का जो चुनाव किया जाना चाहिए वह एक से अधिक होना चाहिए। हम कोई फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम थोड़े चुन रहे हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति होगा। जो एक निर्वाचन क्षेत्र है उससे एक ही व्यक्ति होगा, यह तो दरअसल बहुलवादी प्रणाली की विशेषता है। और इसीलिए एक बहुत अच्छी किताब आती है पॉलिटी पर एसएम सईद साहब की, लखनऊ विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे वरीयता प्रधान जो मतदान है उसको कहना अधिक उपयुक्त होगा। सुभाष कश्यप कहते हैं कि यह अनुकल्पी मत की पद्धति कही जाए तो ज्यादा ठीक है। दरअसल इस पद्धति में मतदान में आनुपातिकता है। मतदान में आनुपातिकता कैसे है कि जो विधानसभा में जितने विधायक होंगे उन विधायकों के अनुपात में ही उतनी वास्तव में प्रभाव उनका वोटिंग पैटर्न पर पड़ेगा, लेकिन प्रतिनिधित्व में आनुपातिकता नहीं है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली केवल मतदान में ही नहीं, प्रतिनिधित्व में भी आनुपातिक होनी चाहिए। इसलिए सुभाष कश्यप सर कहते हैं कि एक सदस्य वाले चुनाव क्षेत्र की स्थिति में इस पद्धति की कोई अधिक सार्थकता नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा मतदान में आनुपातिक भागीदारी तो हो जाती है, प्रतिनिधित्व में कोई भागीदारी, आनुपातिक भागीदारी नहीं होती। जब तक आप अनेक लोगों को नहीं चुनेंगे तब तक आनुपातिक प्रतिनिधित्व कैसे, और आप एक व्यक्ति को चुन रहे हैं। इसलिए यह बहुत गंभीर आरोप है। और वो आरोप क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव की पद्धति भारत के संविधान में अपनाई गई, जिसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा गया, वह पद्धति दरअसल सही मायने में आनुपातिक है ही नहीं। उसको एसएम सईद साहब कहते हैं कि इसको वरीयता प्रधान मतदान कहना ज्यादा ठीक होगा। सुभाष कश्यप कहते हैं कि इसको आनुकल्पिक मत पद्धति कहना ठीक होगा। यह सही मायने में आनुपातिक है ही नहीं, क्योंकि मतदान की आनुपातिकता को सुनिश्चित करती है लेकिन प्रतिनिधित्व की आनुपातिकता को सुनिश्चित नहीं करती है। प्रतिनिधि भी अनुपात में एक से अधिक होने चाहिए। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की भागीदारी क्या है, इंपॉर्टेंट की ली जाती है। तो ये हुआ। और इसके साथ ही एक और आक्षेप लगाया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की जो चुनाव की पद्धति है, वह चुनाव की पद्धति क्या है, वो जटिल है। वह जटिल है। और जो जटिल पद्धति है वह जटिल पद्धति क्या है, तो यहां पर क्या है, जटिल है, दुर्बोध है और पेचीदा है। कैसे है जटिल? अभी मैंने आपको समझाया कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य। राष्ट्रपति के चुनाव में एक व्यक्ति एक मत अनिश्चित मूल्य। अलग अलग राज्य का अलग अलग है, और बड़े राज्य में ज्यादा मत मूल्य होगा, छोटे राज्य में कम होगा। इसलिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की ये जो 4-5 कमियां हैं वो भी आजकल मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। और जैसा मैंने कहा कि आरएएस के एग्जाम में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की कमियों को भी पूछा गया, तो इन कमियों को भी आपको बताना होगा। यह है राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी कहानी, और इस कहानी से आप चीजों को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।